जय हिंद, नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आर्मी स्टडी के इस दमदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों बिल्कुल क्रैश कोर्स का आगाज हो चुका है और आज आप देख रहे हैं सुबह से मॉर्निंग में जितनी भी क्लासें हुई है सब क्रैश कोर्स में आपको बताई गई टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हुई है। तो आ जाओ देखिए फटाफट। अभी हम बात करेंगे जीडी, ट्रेड, डब्ल्यूएमपी और एसकेटी क्लर्क वाले बंदे हैं, उनके लिए मैं आपको क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स का मतलब होता है कम समय में जितना अपना सिलेबस है उसके हर पार्ट को तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो चीजें जो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है उनको कवर कैसे करें। भूल मत जाना दोस्तों, 15 सवाल कलर को छोड़कर बाकी सब में 15 सवाल है साइंस के। कलर के भी अगर 5 सवाल है तो एक सवाल 4 नंबर का है, वो भी 20 नंबर का वेटेज रखते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जितने भी बंदे जो पढ़ रहे हैं सबको बता दूं कि मैं आपको शुरुआत के 3 या 4 क्लासों के अंदर आपको बायोलॉजी कवर करवाऊंगा। आप खुद सोचो, एक एक टॉपिक अगर क्रैश कोर्स में कोई पढ़ाने लग जाए तो आपके आने वाले 10-12 दिन में कोर्स नहीं करवा सकता। 50+ टॉपिक हैं आप लोगों के, इसलिए प्रत्येक टॉपिक को करवाना पॉसिबल नहीं है। तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है सुपरफास्ट, और ऐसा सुपरफास्ट जिसमें वो हर मेन चीज आ जाए। तो मेरा टारगेट रहेगा कुछ थ्योरिकल ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा मेरा ज्यादा जोर रहेगा, जो पिछले पेपरों में पूछे गए उन सवालों के बारे में। चलिए तो मैं शुरुआत करूंगा यहां से। देखिए कुछ इस प्रकार से मैं आपको सवाल की शुरुआत करूंगा जिसके अंदर आपको इस तरीके से भी सवाल देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मैं आपको दूंगा, सारे ऑब्जेक्टिव नहीं दूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत अपना भी साइकोलॉजी काम करना पड़ेगा। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन हमारे शरीर को तैयार करता है, बताओ। इसका मैं आपके दूंगा, ऑब्जेक्टिव भी दूंगा आगे, लेकिन पहले आपको थोड़ा इस तरीके से एनालिसिस करना होगा। संकट की घड़ी में कौन सा हार्मोन काम आता है सर? एड्रीनलिन आता है। एड्रीनलिन हार्मोन ही काम आएगा, इसको आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। बच्चों में किस ग्रंथि का आकार बहुत बड़ा होता है? तो बच्चों के अंदर दोस्तों थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। कौन सी ग्रंथि का? थाइमस ग्रंथि, जिसको हम प्रतिरक्षी ग्रंथि भी बोलते हैं। थाइमस ग्रंथि को दोस्तों हम प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, प्रतिरक्षी ग्रंथि बोलते हैं क्योंकि ये लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण करती है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, बच्चों में कौन सी ग्रंथि है जिसका आकार बड़ा होता है। सर ऑब्जेक्टिव लाइना, ऑब्जेक्टिव भी लाएंगे भाई, हर टाइप के सवाल से हम तैयार होके जाएंगे। तो दोनों ध्यान रखना, संकटकालीन परिस्थिति में एड्रेनलिन और बच्चों में थाइमस ग्रंथि का आकार बड़ा होता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अपशिष्ट का मतलब होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको शरीर से बाहर निकालने को हम उत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोला जाता है इसको। फिर आया उच्च श्वसन के समय पसलियां किसकी ओर तथा डायफ्राम किसकी ओर गति करता है? कीटों में वायु नलियों का जाल बिछा होता है जिसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव देता तो तुक्का हर कोई मार देता, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्टिव देने का उद्देश्य अभी मेरा शुरुआत में नहीं है, मैं आपको आगे करवाऊंगा आगे। बताओ देखिए, उच्च श्वसन के समय पसलियां किसकी ओर तथा डायफ्राम किसकी ओर जाएगा? तो पसलियां नीचे की ओर, डायफ्राम ध्यान रखना है ऊपर की ओर गति करता है। पसलियां
नीचे की तरफ गति करेगी और डायफ्राम ऊपर की तरफ गति करता है। ये दोस्तों डायफ्राम वही है जिनके ऊपर फेफड़े टिके रहते हैं। क्या टिके रहते हैं? फेफड़े टिके रहते हैं। अब ये बताओ चलो, कीटों में वायु नलियों का जो जाल होता है उसको क्या बोला जाता है? तो भाई कीटों के अंदर वायुनाल का जो जाल होता है वो वातक कहलाता है। क्या कहलाता है? वातक के नाम से जाना जाता है। वातक भी कह सकते हो या फिर आप इसको श्वसन प्रणाल भी कह सकते हो। आप इसको श्वसन प्रणाल भी कह सकते हो। ये आपको ध्यान रखना है जी। क्लियर? तो ये थोड़े से इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मैं चलो आपको ऑब्जेक्टिव के दर्शन करवाता हूं जी। ये इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे दोस्तों। लेकिन बताइए, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव क्या कहलाते हैं? बताओ, बताइए। एंडोक्राइन ग्लैंड के स्राव को, भाई अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो पदार्थ निकलते हैं उनको क्या कहा जाता है? एक बार जितने भी बंदे हैं सेशन को दबा के लाइक करें और दबा के शेयर करें एक बार। कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओके, तो आज YouTube पर डेमो आज चलेगा दोस्तों। कल से ये हमारी जो क्रैश कोर्स की क्लासें हैं ये आपके एप्लीकेशन में ही चलेगी। अब आया ना, देखो कमेंट में थोड़ा सा भूचाल आया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मिलते ही तो हम बादशाह हैं इस फील्ड के। क्यों? अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थों को हार्मोन्स कहा जाता है, और बहिस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? बहिस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो एंजाइम कहा जाता है। सेशन को लाइक शेयर करो एक बार, बुलाओ उन बंदों को कि आर्मी स्टडी भी क्रैश कोर्स का आगाज आज से शुरू हो चुका है और क्लासें चल रही है। मेन सब्जेक्ट की क्लासों को छोड़ना ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता। दोस्तों आपको मैं बता दूं दोनों नाम, एक तो होता है जाइमेज, जाइमेज एंजाइम, और एक होता है सिक्रेटिन। यह हार्मोन है दोस्तों। दोनों मैंने इसलिए लिखा है, एक को लिख देता हूं मैं ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन भी लिख देता हूं। देखो तीनों का 3 सवाल तैयार करना है भाई। क्रैश कोर्स का मतलब यह है कि जो आपके मोस्ट है वो चीजें कवर करो। जाइमेज सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है, सर्वप्रथम खोजा गया एंजाइम है। सबसे पहले खोजा गया एंजाइम कौन सा है? तो जाइमेज होता है दोस्तों, और जाइमेज का उपयोग किया जाता है शराब निर्माण में, शराब निर्माण में। तो शराब बनाने में कौन से एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है? तो शराब बनाने में यहां पर जाइमेज, और सबसे पहले खोजा गया जो एंजाइम था वो जाइमेज। सिक्रेटिन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन से दोस्तों, और ऑक्सिन पादपों में सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन है। ये लो जी, 3 सवाल मैंने आपको यहां पर और तैयार करवा दिए जी, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, बताइए किसको कहा जाता है? अंतःस्रावी विज्ञान का जनक क्लोड बर्नार्ड, थॉमस एडिसन, बेलेस व स्टर्लिंग,
बेंटिंग और बेस्ट, आने दीजिए फटाफट। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम का जनक थॉमस एडिसन। और यह सवाल दोस्तों पिछली बार आ चुका है, नेवी एमआर में भी आया है और आर्मी जीडी में भी आ चुका है। तो फादर ऑफ अंतःस्रावी विज्ञान या तंत्र जो होता है इसको एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी का जो जनक होता है उसको हम थॉमस एडिसन बोलते हैं, याद रखना। ये बेंटिंग और बेस्ट ने दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? इंसुलिन की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है जी। चलिए आगे चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका युक्त, अम्लीय, क्षारीय या नलिका रहित ग्रंथियां? बताइए, शाबाश। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है? भाई ग्रंथियां देखो दो प्रकार की है, ग्रंथियां दो प्रकार की है। एक तो होती है आपके अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है बहिस्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, बहिस्रावी होती है। देखिए अंतःस्रावी जो होगी ना एंडोक्राइन, ये तो होती है नलिका विहीन, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और ये होती है नलिका युक्त। यहां से निकलने वाला पदार्थ कहलाएगा एंजाइम्स, और यहां से निकलने वाला पदार्थ कहलाएगा हार्मोन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो बताइए नलिका रहित ग्रंथियां हो गई ना, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? नलिका रहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए इस सवाल का उत्तर बताओ। देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? पहले मैंने हार्मोन वाले टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया है, तो अपने तंत्र है ना बॉडी के 8, पहले मैं उन पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि वहां से तंत्रों से सवाल निकल के आ रहे हैं। अभी हमने ओरिजिनल सवाल जब एनालिसिस किए हैं तो उनसे पता लगा कि तंत्रों से सवाल पूछे जा रहे हैं। चलो बताओ। देखें तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं की अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन स्रावित होगा? इंसुलिन नहीं जी, इंसुलिन तो बीटा कोशिका से होता है। ग्लूकागोन इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सोमेटोस्टेटिन जो होगा वो दोस्तों ध्यान रखना है, या तो कहो गामा या कहो डेल्टा कोशिका से। इंसुलिन नहीं निकलेगा, इंसुलिन बीटा कोशिका से, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर का ध्यान इंसुलिन पे जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहां से स्रावित होगा? अग्नाशय, थाइमस, थायराइड या पैराथायराइड? फटाफट दीजिए। कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहां से स्रावित होगा? शाबाश, वेरी गुड। जो कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है वो आपके पैराथायराइड ग्रंथि से आएगा, और पैराथायराइड ग्रंथि से हार्मोन आता है उसको पीटीएच बोला जाता है, पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है, इसको पैराथायराइड हार्मोन बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को कंट्रोल करता है दोस्तों। थायराइड नहीं आएगा, थायराइड से तो थायरोक्सिन आएगा जो बीएमआर को बढ़ाता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकल के आएगा यहां से। चलिए ये बता दो, संकटकालीन परिस्थितियों में मनुष्य को लड़ने, डरने और पलायन को प्रेरित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम होगा? बताइए। शुरुआत में मैं थोड़े आपके ये वाले हार्मोन्स वाले ज्यादा ले रहा हूं। बताइए, संकटकालीन परिस्थिति में मनुष्य को लड़ने, तो संकटकालीन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से आता है? अधिवृक्क से आता है। आप मुझे पता है एड्रिनल ढूंढने में लगे हुए थे,
तो दोस्तों देखिए ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये आपके एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि होती है, ध्यान रखना है। ओके, और इसी को हम आपातकालीन या संकटकालीन ग्रंथि बोलते हैं। आपातकालीन या संकटकालीन ग्रंथि बोलते हैं। कालीन ग्रंथि बोला जाता है। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। और इसको अस्थाई व प्रतिरक्षी ग्रंथि भी बोलते हैं, अस्थाई व प्रतिरक्षी ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है ना। तो बायोलॉजी के स्टार्टिंग में इसलिए ले रहा हूं मैं, कंप्लीट बायोलॉजी, इसमें आगे हम बॉटनी भी, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पे लेके चलता हूं, देखो। और ये पिछली बार आया भी था दोस्तों इस तरीके का, और मैंने पिछली बार भी करवाया था। और आप खुद देखिएगा कि किशोरावस्था का सवाल आपके जीडी के एग्जाम में आया कि नहीं आया, बताओ। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, यौनावस्था, ये दोस्तों आपको कोई नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपके सिलेबस में दे नहीं रखा अलग से। लेकिन दोस्तों विकास के क्रम में ये बातें पूछ सकता है अपन को। देखिए ये बहुत ही गजब का पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। किशोरावस्था पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, और इस बार फिर घूमेगा। क्या होता है देखो, 11 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर और 18 और 19 साल तक, ये रेंज दोस्तों ध्यान रखना किशोरावस्था कहलाती है। 11 साल से स्टार्ट होकर 18 या 19 साल तक अगर कोई है तो उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानेंगे। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से आपको ध्यान रखना 11 से लेकर 19 साल तक की जो आयु होती है इसी को किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। हार्मोन हमारी शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा रुधिर में स्रावित होते हैं, हमारे ब्लड में स्रावित होते हैं। और कहां से स्रावित हो रहे हैं सर? अंतःस्रावी ग्रंथियों से, ठीक है। कौन स्रावित हो रहे हैं? हार्मोन्स। अगला देखो, भोजन में अगर आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो वहां पर गलगंड नामक रोग हो जाता है। भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होगा? गलगंड रोग होगा। मधुमेह नामक रोग, देखो मधुमेह, शुगर, ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। ये दोस्तों जो मैंने ब्रैकेट में बंद किए है ना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो ध्यान रखना दोस्तों, 11 से लेकर 19 साल तक की आयु को किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। भाई हम ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो सब जानते हैं। भोजन का पाचन मुंह से शुरू होता है, भाई मुंह से होता है, नाक से तो किस में होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो मेन वो चीजें पढ़नी है अब अपन को जो टीसीएस की लैंग्वेज में कई बार हम देखते हैं ना, हमें लगता है जैसे कोई आड़ू सवाल पूछ लिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी। चलिए अगला देखो, पीयूष ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है। आप खुद देखो ना, ओरिजिनल पेपर आप लोगों ने लगाए हैं, ओरिजिनल पेपर 4000 प्लस मेरे 7 बंदे जुड़ चुके हैं, बिल्कुल इस दोपहर के अंदर भी तैयार हैं, एकदम डेडिकेट है। अभी बुलाओ, बहुत सारे बंदे हैं जो इधर उधर डावाडोल घूम रहे हैं, भाई घूमो मत, स्थायित्व बनाओ। जिसका स्थायित्व होगा अपने टारगेट तक वही फतेह करेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ये सवाल आप खुद देखिए कितनी बार पूछा गया था आपको। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, और आगे मैं बताऊंगा आपको वृद्धि हार्मोन होता कौन सा है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि, अगली ग्रंथि आती है पीनियल ग्रंथि, मिलेटोनिन नाम का एक हार्मोन स्रावित करती है, ठीक है जी। किशोरावस्था में देखो, अब आपको ये चीज ध्यान रखना है,
हो सकता है अब की बार ये पूछ ले, भाई पिछली बार तो पूछा था किशोरावस्था किस आयु को बोला जाता है, अब की बार ये पूछेगा कि किशोरावस्था के अंदर क्या क्या। भाई किशोर का मतलब क्या, अभी डेवलपमेंट हो रहा है, अभी वो बच्चा है, धीरे धीरे ग्रोथ करके अभी एडल्ट नहीं बना है, एडल्ट से पहले अवस्था आ जाती है किशोरावस्था। तो भाई उसके लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना जरूरी है, उसके लिए दोस्तों देखो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन की जरूरत पड़ेगी, बैलेंस डाइट होना चाहिए। भाई एक किशोर है जो 11 से लेकर 19 साल के दरमियान है, तो उसको अच्छा याद रखना है भोजन मिलना जरूरी है, ठीक है। और व्यक्तिगत स्वच्छता, उसके शरीर की सफाई वगैरह, व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब होता है उसकी बॉडी की स्वच्छता। ऐसा नहीं कि भाई एक महीने तक नहाए ही नहीं, भाई एक महीने तक बिना नहाए डोल रहा है, ऐसे बदबू आ रही है, पसीना चिपका हुआ है, इधर व्हाइट व्हाइट कलर की धारियां बनी हुई है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता भी जरूरी है। इसके अलावा और क्या जरूरी है, शारीरिक व्यायाम। भाई व्यायाम तो इस दुनिया ने कईयों को तो ठीक कर दिया है बिना दवाइयों के, लेकिन एक्सरसाइज योगा व्यायाम ये डेली होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि एक दिन लग गए 5 घंटे योगा करे, इतना योगा करे कि नाक का अनुलोम विलोम किया तो वही बंद हो गया। तो योगा का मतलब है एक टाइम पर और एक की गाइडेंस के थ्रू होना जरूरी है। योगा तो पूरी दुनिया को ही हिला के रख दिया ना, पूरी दुनिया में ही एक स्वच्छता का, बॉडी के फिट होने का राज भी बता दिया इसने। फिर आता है नशीले पदार्थों के सेवन से दूर। नशीले पदार्थों के सेवन से क्या रहना है, दूर रहना है। भाई यही तो खराब कर दिया ना, नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना जरूरी है। भाई एक किशोर जो होता है ना, किशोर की आयु क्या है, अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया था, किशोर की आयु होती है मेरे दोस्तों 11 से लेकर 19 साल। इस टाइम पीरियड में उसके क्या क्या बॉडी के लिए जरूरी है, एक तो बैलेंस डाइट, बढ़िया भोजन होना चाहिए, शारीरिक स्वच्छता होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या होना चाहिए, और योगा एक्सरसाइज। अब ऐसा नहीं कि दोपहर को 1 बजे छत पे चढ़ गया यार योगा कर रहा है, अब कोई योगा थोड़ी होता है, वो भी टाइम पे होता है भाई। नशीले पदार्थों के सेवन से दूर, ये सबसे मोस्ट पॉइंट रहेगा। जितना नशे से दूर रहोगे उतना शरीर के लिए बेस्ट होगा। क्लियर। अब ये चीजें दोबारा आ जाए, ध्यान रखना। पीयूष ग्रंथि से जो वृद्धि हार्मोन निकलता है दोस्तों, उस वृद्धि हार्मोन को हम STH या फिर GH हार्मोन बोलते हैं। यह हार्मोन होता है दोस्तों सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन के नाम से हम इसको जानते हैं। चलिए एक लाइन और ले लेते हैं। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, भाई संकटकालीन परिस्थितियों का अगर सामना करना है तो एड्रीनलिन हार्मोन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। संकट की घड़ी में, भाई संकट की घड़ी आ जाए तो उस समय में प्रेरित कौन करेगा, यह हार्मोन ही करेगा दोस्तों। फिर देखो हमारे शरीर में पीयूष है, आउटू थायराइड को बोलते हैं, अग्ना से एड्रिनल, पैराथायराइड, पीनियल, थाइमस आदि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती, ये सब एंडोक्राइन है, यहां से हार्मोन्स बनते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक सबने पढ़ लिया। चलो दोस्तों अब मैं काम की चीज बताता हूं। ये लो जी, कई बार हार्ट के चैम्बर पूछे जाते हैं दोस्तों, हार्ट के चैम्बर। इधर मैंने 4 जंतुओं के नाम लिखे, हृदय की संरचना लिखी है। देखो क्या है, जंतु के नाम में देखो 4 टाइप के जंतु मैंने लिए, एक मछली, एक मेंढक, एक सांप और एक मनुष्य। दोस्तों देखो मछली में 2 कोष्ठक होते हैं, एक आलिंद एक निलय। हृदय के अंदर 2 चेंबर होते हैं। मेंढक में 3 चेंबर है, 2 आलिंद एक निलय। और सर्प में 2 आलिंद 2 अपूर्ण निलय होते हैं, तो एक ही माना जाएगा वो।
तो इसको हम बोल सकते हैं ये भी तीन ही माना जाएगा, इसमें भी तीन ही मानेंगे क्योंकि एक अपूर्ण है। मनुष्य में चार है, दो आलिंद, दो नीले। पक्षियों में भी दोस्तों ध्यान रखना है चार। फटाफट एक बार सेशन को शेयर करे देखे भाई, 4,500 बंदे कैसे हैं भाई, और बुलाओ। चलिए दोस्तों, अभी 500 बंदे और लाओ भाई, कहीं से भी लाओ, चाहे 500 बंदे लाओ भाई। मजा नहीं आ रहा, 5,000 तो हमारा कम से कम होना चाहिए ना। दोपहर का समय है, हम दिखा देंगे कि कभी रुकने वाले नहीं है, कभी थकने वाले नहीं है। अरे जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। चलिए दोस्तों, अब देखो, अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, काम की बातें। देखो एकदम छंटनी कर करके लाया हूं दोस्तों सबकी, कि जिन चीजों पर कम ध्यान जाता है वो चीजें अपन को देखना जरूरी है। अगर मैं कहता मानव का श्वसन अंग कौन सा, तो फेफड़ा, ये तो भाई ऐसे ही बता देते, आप इतना तो पढ़ के ही जा रहे हैं हम। लेकिन ये चीजें आ जाता कि बताओ मनुष्य में अवशेषी अंग कौन सा है, तब गड़बड़ होता मामला। मनुष्य में समुद्री तल की मछलियां हैं, अजगर हैं, कीवी, शुतुरमुर्ग है, इनमें अवशेषी अंग कौन सा है? दोस्तों अवशेषी का मतलब होता है जो अंग है तो शरीर, लेकिन काम का नहीं है। ठीक है ना? हाँ, हमारे इधर मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं भाई, शरीर में पड़ो तो है लेकिन काम की कौन कर बाड़ो, काम की कौन करे, पड़ो जरूर है वो। तो ऐसे अंग को अवशेषी अंग। अब देखो अपने अंदर कौन सा है अवशेषी अंग? बाह्य कर्ण पेशियां, ये वाली जो कर्ण पेशियां है भाई, इसका क्या काम है? बहुत सारे कहते हैं कि सर हम इसमें चश्मा टांगते हैं, मास्क पहनते हैं, तो बॉडी में काम नहीं है ना वो। निमेशक पटल, ये दोस्तों आंख में पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पक्षियों की आंख में निमेशक पटल वो जरूर काम करता है। पुच्छ कशेरुकी और कर्मी रूप परिशेषिका, ये क्या है भाई? कर्मी रूपी परिशेषिका ये क्या है? ये अपेंडिक्स है। ये दोस्तों अपेंडिक्स होती है। ठीक है, पुच्छ कशेरुकी, पहले पूंछ हुआ करती थी दोस्तों, वो पुच्छ कशेरुकी है जिसको कोडोन कहा जाता है। हमारे इधर बोलते हैं गांव में एक समस्या होती है, डूडी हो जाती है। डूडी जानते हो आप लोग? डूडी क्या होती है भाई? डूडी हो जाती है, तो हमारे ऐसे ऐसे पैर लगा के यूं करते ना, वो डूडी सही हो जाती। तो वो दोस्तों कोडोन, रीढ़ की हड्डी का जो नीचे लास्ट भाग है, जहां पहले पूंछ हुआ करती थी, अब तो गायब हो गई वो, क्योंकि विलुप्त हो गई वो। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। समुद्री तल की जो मछलियां हैं, जो समुद्री तल की गहराई में पाई जाती है, उनमें अल्प विकसित आंखें, अवशेषी अंग का सवाल पूछे तब बताना है। अजगर, सांप, पश्चपाद की अल्प विकसित अस्थियां, पश्चपाद होते हैं दोस्तों जो पीछे के पैर होते हैं, उसकी अल्प विकसित हड्डियां। पश्चपाद, अजगर, सर्प, अब तो धीरे धीरे इनके पैर भी तो विलुप्त हो गए ना इनके तो। कीवी और शुतुरमुर्ग के पंख, भाई ये उड़न विहीन पक्षी है, दोनों ही उड़ नहीं सकते। उड़न विहीन क्या होते हैं? पक्षी होते हैं, और उड़न विहीन पक्षी है, इसीलिए दोस्तों इनमें पंख का कोई काम नहीं है। तो ये मैंने आपको मोटी मोटी अभी थ्योरी बताई है। अब मैं आपको थोड़ा सा ले चलता हूं ऑब्जेक्टिव सवालों पर, फिर मैं वापस ले आऊंगा आपको कुछ थ्योरी पर। ओके, चलिए चलिए इस सवाल का उत्तर आने दो। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाली बीमारी का क्या नाम है? मधुमेह, गलगंड, बांझपन, एडिशन रोग। भाई आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है?
बताइए मेरे दोस्तों, आयोडीन की कमी से, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था सर, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गलगंड होता है। और गलगंड को हम घेंगा कह सकते हैं, गलगंड को हम दोस्तों गोइटर कह सकते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर कहा जाता है। मधुमेह आप जानते हो इंसुलिन की कमी से होता है भाई। किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। एडिशन रोग दोस्तों ये एड्रिनल ग्रंथि की वजह से, एड्रिनल ग्रंथि के जो हार्मोन्स होते हैं उनकी अगर कमी हो जाए तो एडिशन रोग होता है। चलिए अगला सवाल, एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडा से, पीयूष, थायराइड, वर्षण। एंड्रोजन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है ये आपको बताना है जी। शाबाश, वेरी गुड। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है ये आपको बताना है। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से और जज्बात से उड़ान होती है। तो दोस्तों देखिए, एंड्रोजन हार्मोन न कि एस्ट्रोजन, सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। देखो, अंडा से, अंडा से मेरे भाई, अंडा से कहां से होगा? वर्षण होगा। अंडा से जो हार्मोन निकलता है दोस्त, वो एस्ट्रोजन है। कौन सा है जी? एस्ट्रोजन। और एंड्रोजन को ही मेरे कई भाई एंड्रोजन को ही एस्ट्रोजन मान बैठे। यहां से जो हार्मोन आता है वो है टेस्टिस्टेरोन, टेस्टिस्टेरोन। और टेस्टिस्टेरोन को दोस्तों हम, टेस्टिस्टेरोन को ही हम एंड्रोजन हार्मोन बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन में मेरे दोस्त फर्क है, ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा सा हड्डियों से संबंधित बातें कर लेते हैं भी। लो जी, मैंने आपके सामने 2 पॉइंट रखे हैं विदाउट ऑप्शन। मैं चाहता हूं आपका दिमाग हर टाइप से तैयार रहे, ऑब्जेक्टिव विदाउट ऑब्जेक्टिव, हर टाइप से तैयार रहे। बताइए देखिए क्या होगा। हथेली में अस्थियों की संख्या कितनी होती है और कंधे की अस्थि को क्या कहा जाता है? दोस्तों हथेली, इसके अंदर हड्डियों की संख्या होती है 5 और इनको बोलते हैं दोस्तों मेटाकार्पल्स। इनका नाम ध्यान रखना, मेटाकार्पल्स होता है। हड्डियों के सवाल भी थोड़े ध्यान रखना है। कंधे की हड्डी, इसके पुल्ला, इसको हम अंश मेखला बोलते हैं। कंधे की हड्डियों को अंश मेखला बोलते हैं और कंधे के अंदर हड्डी होती है उसका नाम इसके पुला अस्थि है। और ये वो हड्डी है दोस्तों जो त्रिकोणाकार अस्थि है, त्रिकोणाकार हड्डी है। कैसी हड्डी है? त्रिकोणाकार, त्रिभुज के जैसी। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, आप कमेंट करके जरूर बताना और तुरंत बताना भाई, हैमर अस्थि किसको कहा जाता है? हैमर अस्थि, हथौड़े के जैसी हड्डी कौन सी है? हैमर अस्थि या मैं कह दूं हथौड़े जैसी हड्डी कौन सी है? बताइए, हथौड़े जैसी हड्डी का नाम बताओ। कौन बताएगा मेरा दोस्त, कौन बताएगा? जिस हड्डी की स्ट्रक्चर जो है एक हथौड़े के जैसी होती है,
हैमर अस्थि कहा जाता है, बताइए आंसर दीजिए, कौन देगा? हथौड़े के जैसी हड्डी का नाम क्या होगा? तो हथौड़े के जैसी हड्डी का नाम दोस्तों आपके मैलियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मैलियस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है जी। तो यहां पर मैलियस, और मैलियस आप जानते हो हमारे कान के अंदर पाई जाने वाली एक हड्डी का नाम है जी। चलिए और पूछ लूं मैं आपको। चलिए अब बता दो मुझे इस सवाल का उत्तर। हाथ के अंगूठे में अस्थियों की संख्या कितनी है? हाथ के अंगूठे की बात कर रहा है, इसमें हड्डियों की संख्या कौन सी है? बताओ देखें, हाथ के अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको दोनों हाथ की नहीं पूछ रहा है, एक हाथ के अंगूठे की बात कर रहा है। तो अंगूठा मोड़ के देखो दोस्त, एक ऊपर रही एक नीचे रही, तो ये दोस्तों आपके दो हड्डियां होगी। कितनी? दो हड्डियां। चलिए, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को क्या कहा जाता है? ह्यूमरस होता है दोस्तों ये भुजा की सबसे लंबी हड्डी होती है दोस्तों, ये जिसको ह्यूमरस कहा जाता है, ये भुजा की सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी हड्डी का नाम है। भुजा की सबसे लंबी हड्डी का नाम ह्यूमरस होता है, और इसके लंबे मध्य भाग को साफ्ट बोला जाता है। साफ्ट मत बोलना, साफ्ट होता है। क्या होता है? साफ्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक बार सेशन को शेयर करो, देखें मात। बताइए, सॉफ्ट याद रखना, ह्यूमरस का लंबा मध्य भाग सॉफ्ट कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना जी। चलिए दोस्तों, एक और आसान सवाल। मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, यह आपको उत्तर देना है जी। मानव के अंदर उत्सर्जी अंग, जिससे अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है, वो अपशिष्ट पदार्थ जिस अंग से बाहर निकालेगा, वो अंग कौन सा है? ऐसा नहीं कि अंग उत्सर्जी होता है, अंग उत्सर्जी अपशिष्ट नहीं है। अंग वो होता है जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर कर देता है। तो बताइए दोस्तों, कौन सा शरीर का उत्सर्जी अंग माना जाता है? ये आपको बताना है जी। चार ऑप्शन आपके सामने, फेफड़े, वृक्क, त्वचा, यकृत। बताइए कौन सा होगा अपशिष्ट, ये आपको बताना है। तो कहते हैं ना, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए डटे रहो मैदान में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम भी छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ डालो। अरे थ्योरी ही पढ़ना होता तो फिर क्रैश कोर्स का लाने का मतलब क्या था दोस्तों? मेन है अब हर सवाल पर शिकंजा कसना, हर टॉपिक को टच करो, लेकिन उस टॉपिक को उतना ही टच करो जितना उसका वैल्यू एग्जाम में है। पिछले पेपर ओरिजिनल ऑफिशियल साइट पर आपने देखा होगा, डाल दिया है, तो उसके आधार पर आपको हर टॉपिक के सवालों को तैयार करना है। चलिए दोस्तों, बताओ फिर मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है जी?
चलिए, तो मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग जो होगा वो दोस्तों वृक्क होगा। वृक्क का मतलब होगा मेरे भाई किडनी। क्योंकि दोस्तों आप खुद देखो, हमारा मेन अपशिष्ट जो उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है? भाई मानव का, अगर मैं बात करूं, मानव का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? अपना मेन उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होगा? तो अपना मेन उत्सर्जी पदार्थ होगा वो दोस्तों होगा यूरिया। अब जिस अंग से यूरिया बाहर निकल के जाती है, जिस अंग से यूरिया निकलती है, उस अंग को हम उत्सर्जी अंग कहते हैं, और वो है आपके वृक्क या किडनी। वृक्क या किडनी होगा जिससे हम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर करते हैं जी। तो चलिए, अब आप ये मत कहना कि सर यकृत क्या करता है। यकृत तो सो पितरस बनाता है, ये यूरिया को बनाता है, बाहर नहीं करता है। बाहर तो किडनी करेगा अपना। चलिए, ये देखो, ये सवाल आ ही गया। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? यूरिक अम्ल है, अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल है। अपना मुख्य उत्सर्जी पदार्थ बताइए कौन सा होगा जिससे हम अपशिष्ट पदार्थों को त्याग रहे हैं। तो वो मेन हमारा उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो बताओ, देखे, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है जी? तो यहां पर दोस्तों मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो यूरिया होगा। और यूरिया का आपको सूत्र याद रखना है, NH2CONH2। ये दोस्तों सूत्र याद रखना। और ये होता है NH3। और सबसे अधिक जहरीला उत्सर्जी पदार्थ है ये, सबसे अधिक जहरीला पदार्थ है ये। सबसे अधिक जहरीला जो पदार्थ होता है वो आपके कौन सा होगा? अमोनिया होगा। चलिए दोस्तों, 5,000 बंदे मेरे साथ अब लाइव आ चुके हैं। 5,000 बंदे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हेनले के लूप में क्या होता है? मूत्र, यूरिया, रुधिर या ग्लोमेरुलस निस्यंद। हेनले के लूप में, हेनले का लूप नाम सुना होगा दोस्तों। बताइए हेनले के लूप में क्या होगा, ये आपको बताना है। फटाफट से दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बताओ फटाफट। हेनले के लूप में क्या होता है? हेनले का लूप सुना होगा, किडनी के अंदर नेफ्रॉन नाम सुना होगा आपने, नेफ्रॉन। तो हेनले के लूप में ग्लोमेरुलस निस्यंद होता है। छानने का प्रोसेस जो होता है वो हेनले के लूप में होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मैं आपको बता दूं कि जिनके हमें उत्तर आना जरूरी है। एक देखो ये राजी, मानव के वृक्क होते हैं। वृक्क का मतलब बार बार मैं कह रहा हूं, किडनी कह रहा है। मानव की किडनियां कैसी होती है? प्रोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, सभी प्रकार की। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? आने दो फटाफट, डिले नहीं पड़ना है भाई।
वेरी गुड, शाबाश। तो यहां दोस्तों देखिए मेटानेफ्रिक होता है। हमारे जो किडनी होती है वो कैसी होती है, मेटानेफ्रिक टाइप की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलो मैं आपको थोड़े से कुछ रोचक तथ्य और बताता हूं इसमें। इसलिए मैंने कहा ना हर टाइप के अपन को तैयार करना है जी। देखो ये रही, ये चीजें पढ़ना जरूरी है। जिनको एक बार भी हम टच नहीं कर पाए उनको टच करना जरूरी है। बताइए, देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो देखिए दोस्तों, जंतु अग्रपाद के कार्य और पश्चपाद का रूपांतरण। जैसे हम पांच, देखो हमारी अगर मैं बात करूं, जैसे 5 अंगुलियां हैं अपनी, ये इधर भी 5 अंगुलियां, इसको अग्रपाद बोला जाता है। मनुष्य 4 पैर वाला प्राणी है कि 2 पैर वाला, पहले कमेंट कीजिए। हम डाइपोडा है कि टेट्रापोडा है, 2 पैर वाले हैं कि 4 पैर वाले हैं, बताइए। आप कहोगे सर ऐसा कि ये कैसा सवाल है, ये तो सबको ही पता है, 2 पैर वाले हैं हम तो, है ना। बताओ देखिए, मनुष्य 2 पैर वाला प्राणी है कि 4 पैर वाला प्राणी है जी, फटाफट कमेंट कीजिए। हम डाइपोडा में आते हैं कि टेट्रापोडा में आते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत सारे बंदे जिन्होंने वर्गीकरण पढ़ा है वो तो सही जवाब देंगे, और बहुत सारे ऐसे हैं कि ये कौन सा सवाल है भाई, मनुष्य तो 2 पैर वाला है ना, चलते हैं तो। दोस्तों गलत हो जाएगा। मानव जो होता है वो टेट्रापोडा में आता है। टेट्रापोडा का मतलब 4 पैर वाला प्राणी है। हम 4 पैर वाले प्राणी हैं, न कि 2 पैर वाले हैं। आप कहोगे सर 4 पैर कहां होते हैं, अपने तो 2 ही हैं। तो मेरे दोस्तों, एक तो होता है अग्रपाद जो अपने हाथों में है, हाथों के रूप में है, अग्रपाद जो हाथ है, और पश्चपाद जो है वो अपने पैर हैं जिनसे हम गमन कर रहे हैं, चल रहे हैं। बस यही चीज दोस्तों यहां पर है कि यहां पर 1 2 3 4 जंतुओं के नाम दिए हैं, अग्रपाद के कार्य क्या है और अग्रपाद का रूपांतरण किस में हो गया, वो किस में चेंज हो गए। तो देखो, व्हेल के अंदर अग्रपाद का काम था तैरना, फिर वो आगे जाकर फ्लिपर में बदल गया, फ्लिपर में बदल गया। ओके, तैरना। अब आपको सवाल कैसे पूछेगा, आपको सवाल ऐसे पूछेगा कि व्हेल के अग्रपाद किस में रूपांतरित हो गए। भाई व्हेल के पहले अग्रपाद हुआ करते थे, वो अब किस में बदल गए, तो वो फ्लिपर में बदल गए। इतना तो याद करना ही पड़ेगा ना भाई। चलिए, फिर आता पक्षी। पक्षी के अग्रपाद उड़ने का काम करते हैं और वो पंखों में बदल गए। ये भी 4 पैर वाले हैं लेकिन इनके अग्रपाद किस में बदल गए, पंखों में। फिर आया चमगादड़। चमगादड़ सबने देखा है, उड़ने का काम था लेकिन ये भी पंखों में बदल गए। और मनुष्य में अग्रपाद वस्तुओं को पकड़ने का काम था, जो अब हाथ में बदल गए। किसमें बदल गए, हाथ में बदल गए। तो ये चीजें दोस्तों निकालो एक एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करें इसके अंदर, देखो ये तो हमने अभी पढ़ लिया था। चलिए इसके बाद देखो मैं आगे बढ़ता हूं। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है, बताइए। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला हार्मोन, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। चलिए,
कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन का क्या नाम होगा, ये बताइए। कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाले हार्मोन का नाम दोस्तों एस्ट्रोजन होगा। क्या होगा? एस्ट्रोजन। एक सेकंड, ग्राफियन पुट्टिका, कार्पस ल्यूटियम से निकलने वाला, चलो बताओ देखे। अब यहां मजा आएगा दोस्तों, यहां कंफ्यूज पैदा होगा। कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होगा और इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं जी। गर्भ धारण में सहायक हार्मोन होता है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है जी। ओके, उड़ा दोगे इन सवालों को, ये आपने अभी करा ही है। जो बाकी अपने काम के हैं उनको भी मैं एक एक करके ले रहा हूं। देखो ये भी हमने पढ़ा है किडनी किस प्रकार के होते हैं। किडनी हमारे अंदर मेटानेफ्रिक टाइप की होती है। वेरी गुड वेरी गुड। देखो और देखो, ये सबसे मोस्ट क्वेश्चन है एक, रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा बताइए। हमारे प्लाज्मा के अंदर जल की मात्रा क्या रहेगी ये आपको बताना है। ये आज का अपना अंतिम सवाल रहेगा दोस्तों। और कल फिर ध्यान रखना, ये क्लास एप्लीकेशन के अंदर चलने वाली है। तो क्रैश कोर्स में जो भाई पहले आर्मी स्टडी के संग जुड़ा हुआ है उसके तो ऑलरेडी आ ही जाएगी। और जो पहली बार जुड़ा है, बिल्कुल क्रैश कोर्स प्ले स्टोर पर जाकर आप वहां से इस नाम मात्र फीस से आप इसको परचेज कर सकते हो। रक्त प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है। कितना? 90%। तो 90% जल की मात्रा पाई जाती है। बाकी जो सवाल मैं हटा रहा हूं वो सवाल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि पहले मैं इन सवालों को समझाऊंगा आपको, उसके बाद में ही आगे हम बढ़ेंगे। थ्योरी भी आगे बहुत सारे विटामिन वगैरह इन सब की थ्योरी ली है दोस्तों, मैंने विटामिन वगैरह की भी थ्योरी ली है, तो इनको भी आप ध्यान रखना है। चलिए, एक मैं आपके यहां पर एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूं, थोड़ा सा वो भी मोस्ट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, वो भी मोस्ट है। देखो ये वाला सवाल, मानव के पश्चपाद में अस्थियों की संख्या बताइए। 14, 24, 26, 30। पश्चपाद में, अब ये पश्चपाद क्या है दोस्तों? पश्चपाद होते हैं पैर, ये पैर की बात कर रहे हैं। तो पैर में कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है दोस्तों, ध्यान रखना है। ओके, बाकी मिलते हैं दोस्तों कल। सर मजा आ रहा है, चलने दीजिए, आगे और भी क्लास है दोस्त, नहीं तो हम चलने देते स्कूल लंबा। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। अब कल यही क्लास एप्लीकेशन के अंदर चलेगी, यूट्यूब पर सिर्फ एक दिन, क्योंकि क्रैश कोर्स ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, फिर आपके मैराथन क्लासें आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।